नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको एसएससी जीडी की निकली हुई नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो भर्ती है ये जीडी की निकली है और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म्स पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ऊपर चलकर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो नीचे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है। ये नोटिस जो है वो कांस्टेबल जीडी की भर्ती के लिए निकला हुआ है। आप देख सकते हैं सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, CAPF, NIE, SSB राइफल्समैन। और नीचे चलकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो होगी 17 जुलाई, यानी कि आप 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि लगभग 1.5 महीना है आपके पास अपना एप्लीकेशन लेटर को फिल करने का। इसके बाद दोस्तों आगे चलकर आपकी डेट फीस की दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों फीस में 2 दिन की छूट दी गई है, यानी कि आप 2 सितंबर तक अपनी जो फीस है उसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन चालान की बात करते हैं तो आप 4 सितंबर तक अपना जो ऑफलाइन चालान है उसे क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो शुरू में आपको बताया गया है कि वुमेन कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों शुरू में आपको यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए हैं, BSF और इसके बाद CISF, ITBP, SSB, जनरल ड्यूटी। यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों इसके बाद आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद PET, उसके बाद PST और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहेगा। इस प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है ये आपको बताया गया है कि ये जो एग्जामिनेशन है ये SSC के द्वारा करवाए जाएंगे। और दोस्तों ये जो है केवल ऑनलाइन मोड से ही होगा। और इसके बाद आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश में आएगा। जिन कैंडिडेट्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर हो जाएगा उन्हें PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद उन कैंडिडेट्स का PST होगा। जिनके ये सब क्लियर हो जाते हैं उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद अगर किसी का कोई पॉइंट बनता है तो उन्हें रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी बुलाया जाएगा। और दोस्तों ये जो सब है ये CAPF जो है वो हैंडल करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दी गई है। तो ये जो वैकेंसीज आपको बताया गया है कि ऑल इंडिया बेसिस पर होगी, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है और किसी भी यूनियन में या किसी भी स्टेट में। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पॉइंट 2 में आपको पे स्केल दिया हुआ है। तो पे स्केल जो है वो लेवल 3 का होगा। और अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो आपको पूरी टेबल दी गई है। मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको दी गई है, आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे सिंपली अगर बात करते हैं BSF में तो यहाँ पर SC की 1026, ST की 603, OBC की 1453, इस तरह से टोटल वैकेंसीज को पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर फीमेल की वैकेंसीज दी गई है। टोटल अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 25,000 से अधिक वैकेंसी निकली हुई है। लगभग 25,271 जो है टोटल वैकेंसी निकली हुई है और ये काफ़ी बम्पर वैकेंसी है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों जो पॉइंट 1 है इसमें आपको बताया गया कि ये जो भर्ती है ये टेंटेटिव है, जो डिपार्टमेंट है इसमें चेंज भी कर सकता है। हालांकि दोस्तों इसके चांस बहुत कम होते हैं। अब इसके बाद अगला जो 3.2 पॉइंट है इसमें आपको एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है, यानी कि 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए होगी। और इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 3.4 में आपको बताया गया है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो इंडिया में कहीं भी हो सकती है। और इसके बाद नेशनलिटी या सिटीजनशिप की बात करते हैं तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। और अगर एज लिमिट्स की बात करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 23 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि सीधी अगर DOB की बात करते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। जैसे SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, इसी तरह से एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर पूरी छूट दी गई है। और इसके बाद आगे चलकर कुछ पॉइंट दिए गए हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 5.8 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताया गया कि जो कैंडिडेट्स मान लीजिए एक्स सर्विसमैन के सन्स हैं या फिर डॉटर्स हैं उन्हें जो है एज में छूट नहीं मिलेगी। और इसके बाद आगे चल के देखिए जो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स आपको बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप SC और ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपके पास इनकम एंड एक्सेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि पॉइंट 6.7 जो ये आसाम से रिलेटेड
वैलिड है, आसाम में डोमिसाइल नहीं बनती, तो उनसे रिलेटेड कोई और भी आपके पास कार्ड होना चाहिए। और इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद आगे चलकर आपको बताया गया है अगर कोई कैंडिडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं करता है यानी कि 10वीं पास नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा और उसे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के बारे में बताया गया है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की जो है एग्जामिनेशन में छूट मिल जाएगी। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% की, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 2% की जो है वो छूट मिल जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों हाउ टू अप्लाई बताया गया, यानी कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आप सिंपली डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन फॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप अपना जो है एप्लीकेशन लेटर जो है यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एप्लीकेशन लेटर को फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे आपकी फोटो कैसी होनी चाहिए, आपके जो सिग्नेचर हैं वो कैसे होने चाहिए, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आप अपना फॉर्म खुद फिल करते हैं तो ये पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप किसी सीएससी सेंटर पर जाकर भी फिल कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो आपकी 100 रुपये फीस होगी, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, फ्रैक्स सर्विसमैन है, तो आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये जो फीस है ये आपको ऑनलाइन मोड से यानी कि भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सबसे पे करनी होगी। और इसके बाद दोस्तों जो ऑनलाइन पे की फीस की बात है ये हमने पहले कर ली थी। जो डेट है उसमें 2 दिन की छूट दी गई है, 2 सितंबर 2021 तक आप अपनी जो फीस है उसे क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए जो पॉइंट 9.5 है इसमें आपको बताया गया है अगर आपकी फीस पूरी नहीं हुई तो आपका फॉर्म जो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और इसे रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। और दोस्तों ये फीस एक बार पे हो गई तो वो रिफंड नहीं होगी। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके एग्जाम्स के सेंटर बताए गए हैं, यानी कि आपका एग्जाम कहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी टेबल दी गई है। शुरू में आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स और उनके कोड बताए गए हैं। इसके बाद एसएससी रीजन्स और उनके डिस्ट्रिक्शन एरिया बताए गए हैं और साथ में दोस्तों यहाँ पर रीजनल ऑफिस के एड्रेस उनकी वेबसाइट भी दी गई है। जैसे सिंपली बात करते हैं तो देखिए जो सेंट्रल रीजन है बिहार और उत्तर प्रदेश के इस साइड आप भागलपुर, दरभंगा इनके एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं और इधर आप ऑफिशियल जो ऑफिस है उसका एड्रेस और साथ में उसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। इसी तरह से आगे चलकर आप ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरल रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, इन सभी जो रीजन है इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और साथ में उनके एग्जामिनेशन सेंटर से और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल एड्रेस का यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए जो 10.2 है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताया गया है कि कैंडिडेट को 3 ऑप्शन मिलेंगे अपने सेंटर सेलेक्ट करने के लिए। आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करने होंगे, आपका जो सेंटर है वो किसी एक होगा उन तीनों में से। अब इसके बाद आगे चलकर जो 10.4 जो पॉइंट है इसमें आपको बताया गया कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसका सेंटर या फिर पीईटी, पीएचटी सेंटर होगा, ये आपका कहीं भी हो सकता है। अब इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पर टोटल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन टाइप होंगे और टोटल आपको 90 मिनट मिलेगी। और ये दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों में आएगा। और दोस्तों अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो 11.1.4 जो पॉइंट है इसमें आपको बताएगा कि आपको कोई भी रिवैल्यूएशन या फिर रिचेकिंग का जो है वो पॉइंट नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों जो 11.1.6 जो है इसमें आपके आंसर की के बारे में बताया गया है। जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपके आंसर की भी जारी की जाएगी। आपको अगर कोई डाउट है तो आप 100 रुपये की पेमेंट करके अपने आंसर अपने जो की है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों जो आपका सिलेबस होगा वो 10वीं बेस पर ही होगा। नीचे चलकर आपका सिलेबस बताया गया है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, यहाँ पर उनकी पूरी जानकारी दी गई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद पीईटी की बात करते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यहाँ पर आपको अलग अलग पूरी जानकारी दी गई है। जैसे शुरू में पीईटी की बात करते हैं तो आपकी रेस जो होगी वो मेल्स के लिए 5 किलोमीटर की 24 मिनट में होगी और फीमेल्स के लिए जो है वो 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट में होगी। और दोस्तों ये जो मैंने अभी बताया ये केवल लद्दाख रीजन को छोड़कर सभी कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी रेस 1.6 किलोमीटर होगी और वो जो टाइम है वो आपका 6.5 मिनट होगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है लद्दाख रीजन से तो आपकी रेस मात्र 800 मीटर की होगी और यहाँ पर आपको टोटल 4 मिनट मिल जाएंगी। और दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताया गया है अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं और आप प्रेग्नेंट है 12 वीक या इससे ज़्यादा की तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका पीईटी नहीं होगा।
अब इसके बाद आगे चलकर पीएसटी के बारे में बताया गया। शुरू में आपकी हाइट होगी, मेल अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों हाइट में छूट भी दी गई है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में छूट भी मिल जाएगी। और अगर चेस्ट की बात करते हैं तो आपका ना एक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाव का 80 सेंटीमीटर और फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फुलाव के साथ होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको छूट भी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। और अगर वेट की बात करते हैं तो आपका वेट जो है वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि जो 11.5.5 जो है इसमें आपको बताया गया जिन कैंडिडेट्स का फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं था उन्हें आगे की जो फर्दर प्रोसेस है उससे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, तो जिन कैंडिडेट्स का पीईटी या फिर पीएचटी क्लियर हो जाता है उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान बुलाया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होंगे, यानी कि आपको वहाँ पर जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेकर जाने होंगे। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन यहाँ पर बताया गया है। जो 12.3 है इसमें आपको बताया गया है कि जितने सर्टिफिकेट्स होंगे, यानी कि मान लीजिए एडमिट कार्ड है, जितने भी एडमिट कार्ड है वो सभी आपको ऑनलाइन मोड बताए जाएंगे। आपको कोई भी पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, आपकी मेल आईडी पर या फिर मैसेज आपको किया जाएगा, लेकिन पोस्ट नहीं भेजा जाएगा आपको। अब इसके बाद आगे चल कर देखिए तो 12.5 है, इसमें आपको बताया गया कि आपके इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन इंडिकेटिंग टाइम टेबल, सिटी सेंटर, ये जितनी डिटेल्स है ये वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी। आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं, यानी कब आपका एग्जाम होगा, कैसे क्या प्रोसेस है, आप सभी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों आपका जो कैंडिडेट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो आपको रखना होगा फर्दर प्रोसेस के लिए। इसके बाद 12.8 जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है किसी भी के लिए, यानी पीएचटी, पीटी या फिर डीएमई, आरएमई के लिए अगर आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड नहीं हो रहा है तो नीचे चलकर आपको मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बोलकर बता देता हूँ 01126160255। आप इन पर कॉन्टैक्ट करके अपना जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलकर देखिए जो पॉइंट नंबर 12.9 है इसमें आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। आपको फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना होगा जिस पर आपका डीओबी भी लिखा हो। तो अगर फोटो आईडी प्रूफ में बात करते हैं तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो या फिर पासपोर्ट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। जब आपका एग्जाम होगा या फिर पीएचटी या फिर पीईटी होगा तो सभी आपको ये लेके जाने होंगे। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका पीईटी, इसके बाद पीएचटी और इसके बाद डीएमई या फिर आरएमई और लास्ट में चलकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर एग्जाम क्लियर की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस समूह जनरल कैटेगरी के लिए 35% और एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर 33% जो है वो मार्क्स होंगे। और अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 5% की छूट भी मिल जाएगी, यानी कि 5 मार्क्स की अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको मात्र 2 मार्क्स की मिलेगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको बताया गया कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की जो शॉर्ट लिस्ट होगी वो स्टेट वाइज, एरिया वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग लगेगी। और इसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की बात करते हैं तो पहले सबसे पहले बीएसएफ, उसके बाद सीआईएफ, उसके बाद एसएसबी, उसके बाद आईटीबीपी, आसाम राइफल और एसएसएफ, ये आपका जो है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहेगा। अब इसके बाद आगे चल कर देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो 13.11 जो पॉइंट है इसमें आपको बताया गया आपके जो मार्क्स होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के वो नॉर्मलाइज करके ही बताए जाएंगे। और दोस्तों अलग अलग स्टेट की जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो लिस्ट लगेगी। और इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों इसके बाद आपका रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस दिया गया है, यानी कि अगर आपका नंबर किसी के साथ टाई हो जाते हैं तो उसके साथ क्या क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आपके मार्क्स देखे जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, अगर वो भी क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद जो पार्ट बी है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को वो देखे जाएंगे। और अगर वो भी टाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो कैंडिडेट बड़ा रहेगा उसको जो है वैरियता दी जाएगी, प्रीफरेंस दी जाएगी। और इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स ऑफ नेम देखे जाएंगे। इसके बाद एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट बताया गया है, यानी जो कैंडिडेट मान लीजिए गलत फेयर्स का यूज करते हैं, अनफेयर मीन का यूज करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन वेन्यू के दौरान कोई गड़बड़ करना या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक प्रोफाइल का आपको अपलोड करना। अगर आप इस तरह से यूज करते हैं किसी भी अनफेयर मीन्स का तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी और आपको सजा भी हो सकती है। अब इसके बाद आगे चलकर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। आगे चलकर पॉइंट नंबर 19 है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो शुरू में आपको बताया गया कि आपका जो फॉर्म है वो आपको बड़ी केयरफुली भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मिस्टेक कर दी तो आपका जो फॉर्म है वो दोबारा से ठीक नहीं होगा। और दोस्तों इसके बाद आगे चल कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट एंड वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डीएमई, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डीएमई के दौरान ही होगा। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी गड़बड़ पाई तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा।
अब इसके बाद जो पॉइंट 6 है इसमें आपको बताया गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों आपके पास एक वैलिड मेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान, ताकि जो कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट है वो आपसे कांटेक्ट कर सके। और अगर फ़ीस की बात करते हैं तो हमने पहले बता दिया था, इसकी फ़ीस जो मात्र 100 रुपया रहेगी। और दोस्तों आपके जो नेम है DOB या फादर नेम मदर में नेम, ये सभी आपको बहुत ही केयरफुली भरने होंगे। अब इसके बाद आगे चल कर देखिए दोस्तों, जो पॉइंट नंबर 17 है इसमें आपको बताया गया कि आपके 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए, आपके पास वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड। और दोस्तों अगर आप इनकम ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप EWS कैंडिडेट हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए और साथ में NOC भी होना चाहिए। इसके बाद आगे चल कर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया इन केस ऑफ मिसमैच ऑफ DOB मेंशन इन द एडमिशन कार्ड और फोटो ID स्पॉट ऑफ डेट ऑफ बर्थ द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपके एग्जाम के दौरान आपके फोटो ID में और आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें कोई मिसमैच पाया गया तो आपको जो है एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा और दोस्तों उस पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 25 में आपको अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और आप अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिंपली आपको शुरू में OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके बाद आपका OTP आएगा, वो फिल करके आपको अपना जो पूरा परफॉर्मा जो वहाँ पर पूछा गया है एक एक कॉलम को फिर बड़ी ध्यान से भरना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी जानकारी दी गई है, एक एक कॉलम के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि दोस्तों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब हम फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों हाँ, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आपको एक एक पेज का जो फेस है वो यहाँ पर दिखाया गया है, आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों जो पार्ट 2 है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो फोटोज हैं वो उसका साइज यहाँ पर दिया गया है। आपके जो फॉर्म है यानी कि डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, PDF में होने चाहिए, JPG में होने चाहिए, उनका लिमिट साइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद फिल करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको पूरा जो प्रिंट आउट तक जो है, यानी कि जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं और उसके बाद लास्ट में जब आपका प्रिंट आउट निकलता है वहाँ तक की यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे चलकर आता है, यहाँ पर आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स दी गई हैं। अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर पूरी सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगी। ये सभी सर्टिफिकेट्स आपको जो है अपलोड करनी होंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल। इसके बाद आगे चलकर सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको ये फिल भर करना होगा। इसके बाद फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको ये फॉर्मेट फिल करके इसके साथ अपलोड करना होगा। और इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और सर्टिफिकेट्स दी गई हैं, जैसे कि जो OBC का सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद दोस्तों इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिया गया है, जो OBC कैंडिडेट है ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है बाय दोज कैंडिडेट हु इंटेंड टू हैव इलेक्शन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट, यानी कि जो कैंडिडेट हाइट और चेस्ट में छूट जाते हैं उनको ये सर्टिफिकेट फिल करना होगा। और इसके बाद आगे चल के देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टेट और यूटी कोड वाइज दिए गए हैं, आप अलग अलग स्टेट और यूटी का अलग अलग कोड देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये फॉर्म फिल करने के दौरान काम आएंगे। इसके बाद लिस्ट ऑफ बॉर्डर्स ऑफ ग्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए। हालांकि दोस्तों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि ये जितनी भी लिस्ट है ये आपको फॉर्म भरने काम आएंगी। हालांकि दोस्तों इन्हें जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इस भर्ती का फॉर्म कैसे फिल करना है इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।